नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जो बहुत अहम था लेकिन शायद उतना चर्चित नहीं रहा। शक शासकों का दौर। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, सिक्के हैं, शिलालेख हैं, पुराने ग्रंथ हैं और कोशिश रहेगी कि इनसे समझें कि कैसे मध्य एशिया से आए इन समूहों ने भारत पर अपनी छाप छोड़ी। तो आज करना क्या है? इन बिखरे हुए सूत्रों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश। कौन थे ये शक? उनके वो कौन से राजा थे जिन्होंने वाकई इतिहास बदला? और उन्होंने शासन कैसे चलाया? और सबसे जरूरी, भारत पर उनका असर क्या रहा? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ कोई हमलावरों की कहानी नहीं है। ये समझने का एक बेहतरीन मौका है कि प्राचीन भारत का जो राजनीतिक और सांस्कृतिक ताना बाना था वो बाहरी प्रभावों से कैसे जुड़ा, कैसे बदला। शक शासकों का ये दौर, मतलब आप समझ लीजिए कि दूसरी सदी ईसा पूर्व से शुरू होकर लगभग चौथी सदी ईसवी तक जो चला, ये बाहरी समूहों के भारतीय समाज में घुलने मिलने की एक काफी जटिल और दिलचस्प मिसाल है। तो शुरुआत करते हैं एकदम बुनियादी सवाल से। ये शक आखिर थे कौन और भारत पहुंचे कैसे? हाँ, तो स्रोत हमें बताते हैं कि ये मध्य एशिया के घास के मैदानों से थे। मतलब आज का कजाकिस्तान या दक्षिणी साइबेरिया वाला इलाका समझ लीजिए। इन्हें सीथियन नाम के एक बड़े घुमंतू योद्धा समूह का हिस्सा माना जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये अपनी मर्जी से नहीं निकले थे। अच्छा, मतलब कोई मजबूरी थी? हाँ, सही पकड़ा है। यहाँ पर चीनी ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे पहली सदी का हान शू थोड़ी रोशनी डालते हैं। वो बताते हैं कि लगभग 165-160 ईसा पूर्व के आसपास युएजी नाम के एक और ताकतवर कबीले ने, जिन्हें खुद शोंगुनों ने पूर्व से खदेड़ा था, उन्होंने शकों को उनके घर से पश्चिम की ओर धकेल दिया। अरे, मतलब एक के बाद एक? हाँ बिल्कुल, एक तरह का डोमिनो इफेक्ट। मध्य एशिया की इस उथल-पुथल ने शकों को पहले बैक्ट्रिया, फिर सोगदियाना की तरफ धकेला और फिर वहां से दक्षिण की ओर हिंदू कुश और बोलन दर्रों से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं तक। तो जब ये शक भारत की सीमाओं पर पहुंचे, उस वक्त यहाँ का माहौल कैसा था? क्या उनके लिए रास्ता आसान था? नहीं, आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, पर हाँ, हालात कह सकते हैं कि थोड़े अनुकूल जरूर थे। ये वो टाइम था जब मौर्य साम्राज्य बिखर चुका था, लगभग 185 ईसा पूर्व के आसपास। तो उत्तर पश्चिमी भारत जहां वो पहले आए, वो राजनीतिक तौर पे कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अच्छा, मतलब कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी? हाँ, हिंद यवन राजा जो पहले वहां ताकतवर थे, अब कमजोर पड़ रहे थे, आपस में ही लड़ रहे थे। कुछ छोटे गणराज्य भी थे। तो इस तरह की जो राजनीतिक अस्थिरता थी, जो एक पावर वैक्यूम बन गया था, उसने शकों को यहां पैर जमाने का मौका दे दिया। ये तो सोचने वाली बात है कि हजारों किलोमीटर दूर मध्य एशिया में कुछ हो रहा है और उसका सीधा असर भारत पर। बिल्कुल, इतिहास ऐसे ही जुड़ा होता है। चलिए अब कुछ मुख्य शक शासकों पर आते हैं जिनके बारे में इन स्रोतों से पता चलता है। पहला बड़ा नाम जो उभर कर आता है वो है माउज, लगभग 85 से 60 ईसा पूर्व। लगता है ये पहले अहम शक राजा थे जिन्होंने उत्तर पश्चिम में अपनी धाक जमाई। हाँ, माउज वाकई एक अहम व्यक्ति हैं। स्रोतों से खासकर उनके सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने गांधार और पश्चिमी पंजाब के इलाके में शासन किया। उन्होंने शायद आखिरी हिंद यवन शासकों में से एक को, हर्मियस को हराकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। तो ये एक बड़ा बदलाव था उस इलाके के लिए। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, ये उस क्षेत्र में सत्ता के समीकरणों में एक बड़ा फेरबदल था। मतलब हिंद यवन शक्ति का अंत और शक प्रभुत्व की शुरुआत। और मैंने सुना है उनके सिक्के बड़े दिलचस्प हैं, उनमें यूनानी और भारतीय दोनों तरह के प्रभाव दिखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, माउस के सिक्के अपने आप में कहानी कहते हैं। उन पर आपको यूनानी देवता जियूस की तस्वीर मिलेगी, लेकिन साथ ही भारतीय प्रतीक जैसे बैल, शायद शिव से जुड़ा हुआ, वो भी उकेरा गया है। और उपाधि भी देखिए, बैसिलियोस बैसिलियन मेगेलोमाओ, यानी महान राजाओं के राजा माउस। ये यूनानी परंपरा से ली गई थी। तो ये मिला जुला रूप क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि माउस सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक कुशल शासक बनने की कोशिश कर रहे थे। वो स्थानीय परंपराओं और अपनी जड़ों के बीच एक संतुलन साधना चाहते थे। एक तरह का शुरुआती सांस्कृतिक तालमेल कह सकते हैं इसे। और यहीं से वो क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत हुई है ना, जिसके बारे में हम शायद आगे बात करेंगे। हाँ, माना जाता है कि माउस ने ही प्रशासन चलाने के लिए क्षत्रप यानी प्रांतीय गवर्नर नियुक्त करने की व्यवस्था शुरू की। ये बाद में शक और फिर कुषाण शासन की पहचान बनी। बड़े इलाके पर कंट्रोल रखने का ये एक प्रैक्टिकल तरीका था। माउल्स के बाद एक और बड़ा नाम आता है एजिस प्रथम,
लगभग 58 से 12 ईसा पूर्व। इनके टाइम में तो शक साम्राज्य और फैला। निश्चित रूप से एजेस प्रथम के नेतृत्व में शक शक्ति न सिर्फ उत्तर पश्चिम में मजबूत हुई बल्कि पूरब की तरफ बढ़ते हुए मथुरा और शायद ऊपरी गंगा के मैदानों तक पहुंच गई। उनका शासनकाल विस्तार और स्टेबलाइजेशन मतलब स्थिरीकरण का दौर था। तक्षशिला तो थी ही, मथुरा भी एक महत्वपूर्ण शक केंद्र बन गया। और एजेस प्रथम का नाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज से जुड़ता है, शक संवत। क्या ये कैलेंडर इन्हीं के समय शुरू हुआ? ये तो आज भी भारत में इस्तेमाल होता है। देखिए, ये एक दिलचस्प मुद्दा है लेकिन थोड़ा विवादित भी है। पारंपरिक तौर पर तो 78 ईस्वी में शुरू होने वाले शक संवत का क्रेडिट अक्सर कुषाण शासक कनिष्क को दिया जाता है। लेकिन हाँ, कुछ विद्वान मानते हैं कि इसकी जड़ें शायद एजेस प्रथम के राज्यारोहण जो लगभग 58 ईसा पूर्व में हुआ या शायद किसी और शक शासक के दौर से जुड़ी हो सकती हैं। अच्छा, तो पक्का नहीं है? वो पक्का कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, एजेस प्रथम का शासन शक शक्ति की चरम का प्रतीक जरूर था। उनके सिक्के भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन पर आपको यूनानी नायक हेराक्लीज मिलेंगे, कभी कभी भारतीय देवता जैसे शिव या लक्ष्मी भी दिख जाते हैं। और भाषा? हाँ, खास बात ये कि ये सिक्के बाइलिंगुअल हैं, द्विभाषी। एक तरफ यूनानी लिपि, दूसरी तरफ खरूष्टी लिपि जो उस इलाके में चलती थी। ये फिर से दिखाता है कि वो एक मिलीजुली आबादी पर शासन कर रहे थे और बातचीत के लिए स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सिक्के तो वाकई उस दौर के राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल की एक खिड़की जैसे हैं। एक तरफ यूनानी विरासत, दूसरी तरफ भारतीय जमीन की हकीकत। बिल्कुल, ये सिक्के सिर्फ करेंसी नहीं थे, ये शासक की नीतियों और पहचान के सिंबल थे। और एजेस प्रथम का जो ये प्रशासनिक और सिक्कों का ढांचा था वो इतना कामयाब रहा कि बाद के शासकों ने, खासकर कुषाणों ने, इसे काफी हद तक अपनाया। एसिस प्रथम के बाद संक्षेप में एसिस द्वितीय का भी जिक्र मिलता है, जिन्होंने शायद शासन को संभाले रखा, लेकिन पश्चिम से पार्थियनों का दबाव झेलना पड़ा। फिर पश्चिमी भारत में वोनोनीस जैसे शासक हुए जिन्होंने राजन जैसी भारतीय उपाधियां अपनाई। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि शक शासक धीरे धीरे स्थानीय भारतीय राजसी परंपराओं को अपना रहे थे। ये सिर्फ शासन करने के लिए नहीं था, शायद स्थानीय एलीट क्लास के साथ बेहतर रिश्ते बनाने और अपनी लेजिटिमेसी, अपनी वैधता स्थापित करने का भी एक तरीका था। वो अब सिर्फ विदेशी विजेता नहीं रह रहे थे बल्कि भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन रहे थे। और पश्चिमी भारत में शक शक्ति का एक और बड़ा केंद्र बना, खासकर नहपान के समय में। इनका शासनकाल पहली सदी ईस्वी के मध्य का माना जाता है ना? हाँ, नहपान पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे मशहूर और ताकतवर शासकों में से एक थे। उनका असर गुजरात, मालवा और उत्तरी कोंकण तक फैला हुआ था। वो एक शहरात वंश के थे। उनके चांदी के सिक्के, जिन्हें कारशापण कहते हैं, वो बहुत खास हैं क्योंकि उन पर न सिर्फ राजा का सर बना है बल्कि कभी कभी परिवार के दूसरे सदस्यों की तस्वीरें भी मिलती हैं। परिवार की तस्वीरें सिक्कों पर, ये तो वाकई बहुत अनोखी बात है उस जमाने के लिए। इससे उनके बारे में क्या पता चलता है? शायद ये उनके वंश या उत्तराधिकार पर जोर देने का एक तरीका था। यह हो सकता है रोमन सिक्कों का असर हो, जहां शाही परिवार के चित्र आम थे। नहपान का शासन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने पश्चिमी तट पर जो जरूरी बंदरगाह थे, जैसे सोपारा और बेरीगाजा यानी आज का भरूच, उन पर कंट्रोल कर लिया था। इससे व्यापार खूब फला फूला। अच्छा, व्यापार बढ़ा इनके टाइम में? हाँ, इसका जिक्र पहली सदी की एक ग्रीक नाविक गाइड है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, उसमें भी मिलता है। वो बताता है कि इन बंदरगाहों से रोमन साम्राज्य के साथ कितना व्यापार होता था। और नहपान का नाम बौद्ध धर्म के संरक्षण से भी जुड़ता है। बिल्कुल। नासिक के पास जो पांडवलेनी गुफाएं हैं, वहां शिलालेख मिले हैं। उनसे पता चलता है कि नहपान और उनके दामाद उशवदात ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुफाएं खुदवाने, उनके रहने सहने और खाने पीने के लिए काफी बड़े दान दिए थे। ये दिखाता है कि शक शासक न केवल राजनीतिक रूप से शक्तिशाली थे बल्कि स्थानीय धार्मिक परंपराओं, खासकर बौद्ध धर्म को एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन नहपान का अंत शायद उतना अच्छा नहीं रहा। सही कहा। पश्चिमी भारत में शक शक्ति अपने चरम पर पहुंचने के बावजूद उन्हें दक्षिण के शक्तिशाली सातवाहन शासकों से कड़ी चुनौती मिली। सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को इसका जिक्र गौतमीपुत्र की मां गौतमी बालश्री के नासिक शिलालेख में बड़े गर्व से किया गया है। उसमें उन्हें एक शहरात वंश का नाश करने वाला कहा गया है। ये उस दौर के लगातार चलने वाले शक्ति संघर्षों का एक जीता जागता उदाहरण है। ये हार एक अहम सवाल खड़ा करती है। इतने विशाल और अलग अलग तरह के इलाकों पर ये शक शासक आखिर कंट्रोल कैसे बनाए रखते थे? उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था? हाँ,
यहीं पर वो क्षत्रप प्रणाली की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा हमने माउस के समय जिक्र किया था, शकों ने अपने विशाल साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया था, जिन्हें क्षत्रपी कहते थे। इन प्रांतों के शासक क्षत्रप या महाक्षत्रप कहलाते थे। ये क्षत्रप अक्सर शक्तिशाली स्थानीय सरदार या शक सेनापति होते थे। तो मतलब उन्हें काफी छूट मिली हुई थी अपने इलाके में? हाँ, काफी हद तक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता मिली होती थी। हालांकि वो मुख्य शक राजा के अधीन होते थे। तक्षशिला, मथुरा और बाद में पश्चिमी भारत में उज्जैन जैसे शहर मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गए। तो ये एक तरह की डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी, विकेंद्रीकृत। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल तरीका था इतने बड़े और विविधता वाले इलाके पर शासन करने का। इससे स्थानीय ताकतों को नाराज किए बिना कंट्रोल बनाए रखने में मदद मिलती थी, क्योंकि स्थानीय एलीट को भी सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाती थी। प्रशासन में द्विभाषी आदेशों का इस्तेमाल, जैसे यूनानी और प्राकृत या संस्कृत में, वो भी इसी अडेप्टेशन का हिस्सा था। ये सिस्टम इतना सफल रहा कि बाद में कुषाणों और यहाँ तक कि गुप्तों ने भी इससे प्रेरणा ली। प्रशासन के अलावा शक शासन का भारत पर और क्या बड़ा असर पड़ा? सिक्कों की बात तो हमने की ही। सिक्के तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रभाव थे। उन्होंने बड़ी संख्या में चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए। उन पर अक्सर राजा का चित्र, यूनानी और खरोष्टी या ब्राह्मी लिपियों में लेख और अलग-अलग धार्मिक प्रतीक होते थे। इन सिक्कों ने न सिर्फ व्यापार को आसान बनाया, बल्कि वो शक शासकों की बदलती पहचान और उनके कल्चरल सिंथेसिस, सांस्कृतिक समन्वय के प्रयासों के भी गवाह हैं। जैसे यूनानी ज़्यूस के साथ भारतीय शिव या बैल का दिखना। और व्यापार? आपने नहपान के समय बंदरगाहों का जिक्र किया था। हाँ, व्यापार शक शासनकाल में खूब फला फूला, खासकर पश्चिमी भारत में। शक शासकों ने मध्य एशिया से आने वाले जमीनी रास्तों और पश्चिमी तट के समुद्री रास्तों दोनों पर कंट्रोल कर लिया था। पेरिप्लस जैसे ग्रंथ बताते हैं कि बेरीगाजा मतलब भरूच जैसे बंदरगाहों से रोमन साम्राज्य को मसाले, कीमती पत्थर, कपड़े और दूसरा भारतीय सामान एक्सपोर्ट किया जाता था। इस व्यापार ने शक क्षत्रपों को काफी अमीर बनाया। कला और संस्कृति पर भी उनका असर रहा होगा जरूर। बिल्कुल, शक शासकों ने कलाओं को संरक्षण दिया। खासकर मथुरा कला शैली पर उनका प्रभाव देखा जा सकता है। मथुरा, जो एक प्रमुख शक केंद्र था, वहां जो मूर्तिकला विकसित हुई, उसमें यूनानी, रोमन और भारतीय तत्वों के साथ साथ कुछ सीथियन या मध्य एशियाई प्रभाव भी दिखाई देते हैं, खासकर वेशभूषा और कुछ डिजाइन्स में। इसे कभी-कभी ग्रीको सीथियन आर्ट भी कहते हैं। अच्छा। हाँ, और इसने आगे चलकर कुषाण काल की जो भव्य गांधार और मथुरा कला थी, उसके लिए जमीन तैयार की। आपने पहनावे की बात की, क्या आम जनजीवन पर भी शक प्रभाव पड़ा? हाँ, कुछ चीजें भारतीय समाज का हिस्सा बन गई। माना जाता है कि शक शासकों और सैनिकों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, जैसे लंबा कोट या अंगरखा, पतलून और जूते, ये भारत में लोकप्रिय हुए। मिलिट्री की बात करें तो घुड़सवार सेना और खासकर घोड़ों पर बैठकर तीरंदाजी की जो टेक्निक थी, जिसमें सीथियन माहिर थे, वो भारतीय युद्ध कला का एक अहम हिस्सा बन गई। और धार्मिक नजरिए से बौद्ध धर्म के अलावा? बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के सबूत तो साफ हैं। जैसा हमने नहपान के मामले में देखा, मथुरा में भी शक काल से जुड़े कुछ स्तूपों के अवशेष मिले हैं। कुछ विद्वान अंदाजा लगाते हैं कि अपनी मध्य एशियाई जड़ों के कारण वो शायद पारसी धर्म के कुछ तत्वों, जैसे सूर्य पूजा, से भी प्रभावित रहे होंगे, लेकिन इसके ठोस सबूत थोड़े कम हैं। सामाजिक रूप से देखें तो उनका शासन स्थानीय समुदायों के साथ घुलने मिलने का भी एक उदाहरण है। इसमें आपस में शादियां करना और स्थानीय उपाधियों को अपनाना शामिल था। तो फिर इतने प्रभावशाली शासन का अंत कैसे हुआ? वे कब तक टिके रहे? देखिए, शक शक्ति का पतन धीरे धीरे हुआ। कोई एक घटना ऐसी नहीं थी जो निर्णायक हो। उत्तर भारत में पहली सदी ईस्वी के मध्य तक एक नई ताकत उभर रही थी, कुषाण। और ये कुषाण खुद उसी युएजे कबीले से निकले थे जिन्होंने कभी शकों को खदेड़ा था। अरे वाह, ये तो विडंबना है। हाँ बिल्कुल, कुषाणों ने धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी भारत और मथुरा क्षेत्र से शक शासन को खत्म कर दिया। और देखिए, जिस 78 ईस्वी से शक संवत का संबंध जोड़ा जाता है, वही दौर उत्तर भारत में उनके पतन का भी गवाह बन रहा था। पश्चिम से पार्थिनों का दबाव भी लगातार बना हुआ था। और पश्चिमी भारत वाले शक? हाँ, पश्चिमी भारत में शक क्षत्रप जैसे रुद्रदामन का वंश, वो काफी लंबे समय तक, लगभग 4वीं शती ईस्वी तक शासन करते रहे। लेकिन वो भी आखिर में सातवाहन और फिर शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के उदय के सामने टिक नहीं पाए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अंतिम पश्चिमी क्षत्रप रुद्र सिंह तृतीय को हराकर शक शासन का अंत कर दिया।
तो ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी जिसमें वे या तो हार गए या फिर उभरती हुई शक्तियों में समा गए। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? शक शासकों के इस दौर से हमें क्या सीखने को मिलता है? सार यह है कि शक सिर्फ बाहरी हमलावर नहीं थे जो आए और चले गए। वे लगभग 4-5 सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक अटूट हिस्सा बने रहे। वे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में शामिल हुए। उन्होंने प्रशासन के नए तरीके जैसे शत्रप प्रणाली विकसित किए जिन्हें बाद में भी अपनाया गया। उन्होंने कला और संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी, व्यापार को बढ़ावा दिया और यहाँ तक कि हमें एक कैलेंडर प्रणाली शक संवत दी जो आज भी जीवित है। उनका दौर तेज राजनीतिक उथल-पुथल के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान और समन्वय का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय था। वाकई उनकी कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि प्राचीन दुनिया कितनी जुड़ी हुई थी। कैसे मध्य एशिया के दूर दराज के मैदानों में होने वाली घटनाएं भारत के भाग्य को बदल सकती थीं। ये सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं है, बल्कि ये अडैप्टेशन की, सम्मिलन की और अलग अलग संस्कृतियों के बीच एक जटिल संवाद की कहानी भी है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। शक मूल रूप से मध्य एशिया के खानाबदोश सिथियन थे, लेकिन वे भारत आए, शासक बने और धीरे धीरे यहीं की संस्कृति और समाज का हिस्सा बन गए, खासकर पश्चिमी भारत में। तो इस पूरी प्रक्रिया ने उस समय भारतीय होने की पहचान को किस तरह प्रभावित किया होगा? क्या इसने उस परिभाषा को और फैलाया होगा या और जटिल बनाया होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास की परतों को और गहराई से देखने के लिए उकसाता है। इस दिलचस्प और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए धन्यवाद।